वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रे ऑप्टिक्स से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आप जानते हैं इस फेनोमेना के बारे में, आपने इसको पढ़ रखा है जब आपने रेनबो फॉर्मेशन में इसको पढ़ा होगा कि वन ऑफ द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसे यूज होता है, ये क्या है आपका, चलिए देखते हैं। जैसे नाम सजेस्ट करता है ये आपका रिफ्लेक्शन है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट ये होता है आपका दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है ना। इसके लिए हम आपका एक इंटरफेस ले लेते हैं जहां पर आपके दोनों मीडियम डिवाइड हो रहे हैं। ये मीडियम मैं 1 कह देता हूं, इसको मीडियम मैं 2 कह देता हूं। ये जो 2 वाला मीडियम है ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा और जो फर्स्ट वाला मीडियम है ये ऑप्टिकली रेरर मीडियम होगा। अब आपको पता है ऑप्टिकली रेरर और डेंसर के बारे में। रेरर मीडियम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, और ये डेंसर है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम के रेस्पेक्ट में कम है, तो इसलिए ऑप्टिकली रेरर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे लाइट आया, टकराया। अब ये लाइट टकरा के आपका इस डेंसर मीडियम से इस रेरर मीडियम में जा रहा है। ये आपका एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है, इससे आपका लाइट रेरर की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या क्या आपका सिचुएशंस बनेंगे वो हम देखने वाले हैं। मान लीजिए इस तरह से लाइट आपने इंसिडेंट कराया, ठीक है, डेंसर टू रेरर, और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। नाउ क्योंकि यहां पर आपका डेंसर टू रेरर जा रहा है, बेंडिंग कहां होगी, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एंगल आपका मान लो, इसको मैं I1 कह देता हूं, I1 इंसिडेंट एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये मान लीजिए आपका हो जाता है R1 विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जाहिर सी बात है क्योंकि आपका जो बेंडिंग हो रहा है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो आपका I1 छोटा होगा, R1 बड़ा होगा, ठीक है, तभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो पाए। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थोड़ा बढ़ा दिया। ये फर्स्ट सिनेरियो हमने लिया जिसमें हमें मिल गया I1 लेस देन R1 आपका बड़ा है। तो ये सेकेंड सिचुएशन में हमने देखिए यहां पर I2 से इंसिडेंट कराया, I2 से इंसिडेंट हुआ है, और ये जो I2 है ये इससे बड़ा है, ठीक है। हियर जो I2 है वो ग्रेटर देन I1 है, तो जाहिर सी बात है जो रिफ्रैक्शन हमें मिलेगा वो पहले वाले से भी ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि इतना एंगल के लिए अगर इतना बेंडिंग हुआ है तो एंगल हमने इंसिडेंस बढ़ा दिया, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, और ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये आपका नॉर्मल है, मान इसे और ज्यादा बेंडिंग होगी, तो और ज्यादा बेंडिंग हम कर देते हैं, ये देखिए ये आपका R2 हो गया। जाहिर सी बात है जो आपका R2 है, दिस R2 विल बी ग्रेटर देन R1, क्योंकि ये I2 बड़ा है I1 से, उसी हिसाब से R2 भी R1 से बड़ा होगा, और ज्यादा बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए और सिचुएशन को इंक्रीज करते हैं, और एंगल को इंक्रीज करते हैं। नाउ देखिए अब हम इस सिचुएशन में एक आ गए हैं आपका थर्ड सिचुएशन में। यहां पर इस थर्ड सिचुएशन में मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल हमने ले लिया। अब आप देखिए हो क्या रहा है, इतना एंगल पे इतना बेंडिंग हुआ, एंगल हमने बढ़ाया और ज्यादा बेंडिंग हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिसके लिए जो बेंडिंग है वो 90 डिग्री हो जाएगी। जो बेंडिंग आपका देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉर्मल के साथ से देखिएगा, इतना था फिर यहां बढ़ गया, यहां 90 डिग्री बेंडिंग हो जाएगी। आपका ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, इंटरफेस के थ्रू पास हो रहा है, तो इस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। इस समय आपका जो बेंडिंग हो रहा है वो 90 डिग्री से हो रहा है, और जिस सिचुएशन में बेंडिंग आपका 90 डिग्री से होता है वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। this IC is critical angle। क्रिटिकल एंगल क्या है,
क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको हम कहते हैं आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो आपका आईसी है। सो आईसी को यहां हम लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इस आईसी से भी बड़ा करने वाले हैं। We are increasing the angle of incidence at the interface greater than IC. So अब हम ले जाते हैं इसको ऐसे, यहां पर आ गया, ये आपका थर्ड सिचुएशन था, ये अब आपका फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन में जो एंगल हमने I लिया है इट इज ग्रेटर देन IC। अब आप देखिए हो क्या रहा है, इधर में तो धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और IC में आके एकदम ऐसे चला गया, इंटरफेस के अलोंग चला गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया 90 डिग्री। अब कहां जाएगा? सो इस सिनारियो में आपका व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इस सिनारियो में जो लाइट है वो वापस उसी मीडियम में चला जाता है, उसी मीडियम में वापस चला जाता है। भले ये दोनों आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर भी लाइट आपका उसी मीडियम में वापस चला आता है। सो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो आपका मिरर के केस में नहीं हो रहा है, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में। वापस से आपका उसी मीडियम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ये बैक हो जाते हैं लाइट अप। सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो आपका फोर्थ सिचुएशन में जो हमने देखा है ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। नाउ इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहला कंडीशन है आपका लाइट हैज टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जो हमने शुरू में ही बोल दिया था, सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर है, फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर है। सो लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर से डेंसर पे ऑब्जर्व नहीं होगा, सो इट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो ये है, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जब तक क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देख पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देखने वाले हैं आपका इस क्रिटिकल एंगल पे स्नेल्स लॉ लगाने से हमें क्या मिलता है, ये थर्ड सिनेरियो पे। सो अब जो थर्ड सिनेरियो है आपका, यहां पर हम स्नेल्स लॉ को लगाते हैं थर्ड सिचुएशन में। ठीक है, स्नेल्स लॉ को लगाने वाले हैं। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई बाई साइन आर ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां हम लिखने वाले हैं ना। इसको लिखने में कई बार कंफ्यूजन होता है, पर एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वो मीडियम आपका न्यूमरेटर में रहेगा और दूसरा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, फिर इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सो साइन आई बाय साइन आर ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हुआ है फर्स्ट मीडियम में। देखिए रिफ्रैक्शन फर्स्ट मीडियम में हो रहा है, पहला मीडियम में, तो ये हो जाएगा n1 बाई n2। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर n1 बाई n2, या एक साथ आप इसको ऐसे लिखते हैं n1 2, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, नाउ अगर इसको हम थर्ड डायग्राम पे देखें तो क्या मिलता है, आई हमारा कितना है, आई सी के बराबर है, तो हम लिख देते हैं साइन आई सी। ओके, और आर हमारा 90 डिग्री के बराबर है, तो लिख देते हैं साइन 90 डिग्री।
फिर N1/N। अगर इस मीडियम को, इसको हम मान लो एयर कह दें या वैक्यूम कह दें, तो हमारा जो N1 है वो 1 के बराबर हो जाएगा। इफ दिस इज एयर और वैक्यूम, ओके, दिस विल बिकम N1 शुड बी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब N1 को 1 कर दिया तो N2 को हम सिंपली N ले लेते हैं, इस वाले को हम N से डिनोट कर देते हैं, तो ये आपका N हो जाएगा। sin 90 होता है आपका 1, तो हमारा N मिल गया 1/sin IC। सो देखिए ये कितना यूजफुल इक्वेशन है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पता है तो ये इंटरफेस के लिए विथ एयर आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, या तो इस इंटरफेस के लिए अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। सो दैट इज ए वेरी यूजफुल इक्वेशन, इसको आप यूज कर सकते हो। आगे चल के आप देखेंगे जब आप प्रिज्म को स्टडी करेंगे तो इस इक्वेशन का भी वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए आपका यूज किया जाता है ना। इनके एप्लीकेशन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन भी है। आपका जो डायमंड्स में आपका स्पार्कलिंग होता है, जो डायमंड इतना स्पार्कल करता है, वो भी इसी फेनोमेना के कारण होता है। डायमंड के फेसेस को आपको पता है कटिंग किया जाता है। सो इस हिसाब से कटिंग किया जाता है कि जब लाइट आपका एंटर करे तो अंदर में कई बार वो टकराए, कई फेसेस से वो टकराए, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और वो टकराए, ठीक है। और फिर कुछ फेसेस ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जहां से लाइट निकल सके, वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो चमकता है, आपका जो डायमंड है वो काफी स्पार्कल करता है। दूसरा एप्लीकेशन इसका है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स आपका इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह काफी स्पीड से ले जाते हैं। यहां पर ऑप्टिकल फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स द्वारा भेज दिया जाता है, और वहां पर भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी फेनोमेना का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज वेरी यूजफुल फेनोमेना जिसका काफी एप्लीकेशन, ठीक। सो आज के वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखा। सो आज के लिए इतना ही। अगले बार लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।